से स्टार्ट करना है। तो अगला टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच में हमें एंगल बताना है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हाँ ठीक है, 11.3 के डाउट्स लेने बच्चे, ठीक है। लेकिन पहले टॉपिक कंप्लीट कर दूं फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। 11.3 से पहले 2-3 टॉपिक और हैं, छोटे टॉपिक है, उन्हें खत्म कर दूं फिर 11.3 पर आते हैं, ठीक है। मतलब एंड हो जाए सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। वॉइस ठीक आ रही है सबको? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं एक दो के भाई इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। अभी तुम लोगों को ठीक है ना? क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक है, मैंने चेक कर लिया सारा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बेटा मैंने अभी पढ़ा है, उसको देखा नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया है, देखना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बार मुझे सिलेबस फॉरवर्ड करना अगर किसी के पास हो तो, नहीं तो मेरे को पीछे जाके देखना पड़ेगा, सारा टाइम लग जाएगा उसमें। क्या होता है शुरू से जब पढ़ाने लगते हैं तो कोई चीज छोड़ने का वो नहीं लगता कि इसको छोड़ दिया जाए। अपने पास टाइम भी है तो मैं सोचता हूँ पढ़ा देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर भी। एंगल बिटवीन टू लाइंस डिलीटेड है, बिटवीन टू प्लेन्स अ लाइन एंड अ प्लेन। अच्छा जी, सिलेबस रिड्यूस, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हट गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस हट गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रॉपर्टी के फिर क्वेश्चन ये बनाएंगे कैसे? चलो 90 डिग्री वाला पढ़ लिया ना सबने, वो जरूर पढ़ के रखना। तो भरोसा नहीं है कि आप बनाएंगे पेपर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे कट करते चले जाते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस हट गया है, टू प्लेन्स हट गया है, लाइन एंड प्लेन। सर आप सारा ही करा दो। करा दूं? हाँ मैं तो सारा करा दो सर। है ना, कर लेते हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि अभी जो हमें ये तो बता देगा, लेकिन फिर बोलेगा कि 90 डिग्री वाला प्लेन पढ़ लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। तो कर लेते हैं, बहुत छोटे टॉपिक है ये जो इन्होंने हटाए हैं, ठीक है। आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फिर तो बस ले दे करके 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चन बच गए। इस तरीके से बनेगा नहीं पेपर, जब बन जाएगा फिर हाहाकार मचेगा, ये था वो कट गया, फिर कहेंगे आप समझ नहीं पाए, हम क्या कहना चाहते थे, बस इसी पर परिचर्चा चलती रहेगी, होना कुछ नहीं है ना। तो पढ़ लेते हैं, कुछ टाइम मिलेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो जब दो प्लेन किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं। जितना कर सकते हो कर लो, आगे भी काम आएगा, ये तो गवर्नमेंट की कहानी है, चलती रहेगी। ये मैं इंक्लिनेशन थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, वैसे बन चुका था बट पूरा एंगल बना लेते हैं क्रॉस का। इस तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन से बेटा, जो यहां पर एंगल बन रहा है या यहां पर एंगल बन रहा है, ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इनडायरेक्टली
ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो प्लेन P1 की क्या जनरल इक्वेशन होगी, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1। सपोज ये प्लेन 1 की इक्वेशन हो गई। प्लेन 2 की इक्वेशन हो गई वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। लेकिन हम हमेशा याद रखिए कि जो आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, वो ऑब्ट्यूस नहीं, सिर्फ आप एक्यूट एंगल ही निकालेंगे। तो इसका वैसे टॉपिक का नाम होना चाहिए एक्यूट एंगल, और ज्यादा से ज्यादा राइट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है। डी स्मॉल नहीं बेटे, डी इसमें मैंने वेक्टर n1 लिया है, n1 कैप नहीं लिया है, इसलिए मैंने d1 लिया है। ठीक है, कैपिटल डी। अगर यहाँ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेते तो यहाँ d1 लेते, स्मॉल d1 और स्मॉल d2। अब आप ये देखो कि प्लेन की डायरेक्शन कहां पर होती है। तो प्लेन की डायरेक्शन कहां होती है, वेक्टर n1 और वेक्टर n2 में होती है, उसके नॉर्मल में होती है। तो जो इन दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा वही प्लेन के बीच में एंगल कंसीडर होगा। तो n1 और n2 क्या है, दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b होता है। तो यही हो गया अपने पास वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 होल अपॉन वेक्टर n1 मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर n2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। दिस इज द एंगल, acute angle between two planes. Cos theta is equal to n1 dot n2 upon n1 magnitude into n2 magnitude। ठीक है। नॉर्मल बेटा भूल गए, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन। ठीक है, समझ गए। और n कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन में n कैप होता है। ठीक है। तो cos थीटा कितना आ गया, n1 डॉट n2 वेक्टर n1 मैग्नीट्यूड इनटू n1 n2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। सेम कांसेप्ट जो आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, वैसे ही आपके जो n1 और n2 के बीच में एंगल बनेगा वही एंगल प्लेन के बीच में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पर। ये तो आपने वेक्टर पढ़ ली। नाउ कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए, प्लेन P1 की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 या माइनस d1, प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी। माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये d1 इधर आ गया है। ठीक है। प्लेन P2 की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, जो आपका वेक्टर n1 है नॉर्मल, क्या नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, a1 b1 c1, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, ये आपका वेक्टर n1 है। वेक्टर n2 हो गया a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप, ये आपका वेक्टर n2 हो गया। अब आपको चाहिए n1 डॉट n2। n1 डॉट n2 का मतलब हो गया a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n1 मैग्नीट्यूड यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर।
multiply with n2 magnitude, it is a2 square plus b2 square plus c2 square whole mod. ये आपका कार्टेशियन फॉर्म किससे बना है? वेक्टर से ही बन गया, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है अगर दो प्लेन यानी P1 परपेंडिकुलर है P2 पर, P1 और P2 क्या है बेटे? परपेंडिकुलर। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर कब हो सकते हैं? जब उनके N1 और N2 परपेंडिकुलर होंगे, तभी दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जीरो। यानी N1 डॉट N2 क्या होना चाहिए? जीरो। P1 perpendicular to P2 if and only if vector N1 dot vector N2 is equal to 0 and converse is also true. If N1 dot N2 is 0, then plane P1 is perpendicular to plane P2. सेम कंडीशन है जो लाइन में आपने पढ़ी थी। लाइन की डायरेक्शन कौन बनाता है? बताता है वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो वहां हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड इनटू B2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। यही पढ़ा था ना। वही सेम आप N1 और N2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या कंडीशन होगी? कार्टेशियन फॉर्म वाली इंपॉर्टेंट है। P1 perpendicular to P2 if and only if A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equal to 0. A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equal to 0. Where vector N1 is what? A1 I cap, B1 J cap, C1 K cap. Or vector N2 is A2 I cap, B2 J cap and C2 K cap. ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड, if two planes are parallel, plane P1 parallel to plane P2 if and only if, पैरेलल की कंडीशन, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है लेकिन उसका बहुत कम यूज है, ठीक है, इसलिए हम सीधे कार्टेशियन पे जाएंगे इसमें, ठीक। तो कार्टेशियन क्या हुआ कि इफ drs of two vector are proportional then vectors are parallel. If n1 and n2 are parallel then planes are parallel. तो n1 और n2 कब parallel होंगे बेटे? When their corresponding direction ratios are proportional. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये दोनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे नहीं बनते कि भाई कोई एंगल नहीं पूछेगा, लेकिन ये कंडीशंस है तो उसके लिए एंगल पढ़ना जरूरी है कि कैसे आया होगा ये, क्योंकि अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0 और ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू आ गई। तो कहेंगे ये कंडीशन आपको पढ़नी थी, एंगल नहीं पढ़ना था, तो उसमें अटक जाएंगे फिर, तो इसलिए पढ़ ही लेते हैं, कितनी देर लग रही है ना। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्लियर हो गया सबको। चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछिए। सर बट अगर ये डिलीटेड है तो? हाँ बेटा रिलेशन, अब मेरे हिसाब से तो रिलेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो इन रिजल्ट्स के बिना हेल्प के बनता हो अभी तक। अब वो नया क्या बनाएंगे कुछ नहीं पता, अब मुझे तो नहीं लगता इतने नए क्वेश्चन वो पैदा कर देंगे। फिर तो ऐसा पेपर बनेगा कि बिल्कुल बहुत ही सिंपल पेपर बनेगा कि भाई सीधा बोल दिया कि भाई ये प्लेन की इक्वेशन निकाल दो, कोई कंडीशन ही नहीं दी। ये पॉसिबल नहीं है कि सीबीएसई में ऐसा पेपर बनेगा, इतना इजी पेपर कि भाई बस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा के लिख देना है कि इस एक्सरसाइज तक ये पढ़ा है तो इसमें ये चीज नहीं आएगी। फिर तो ऐसा होना चाहिए, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, आगे भी तो काम आएगा। अभी इसी साल की तो ये समस्या है, आगे कुछ एंट्रेंस वगैरह दोगे तब तो चाहिए ना, ये सब चीजें तो पढ़ी होनी चाहिए कम से कम। हाँ जी बेटे डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। बताओ बच्चों डाउट, स्क्रीनशॉट लो और डाउट देखो।
और सभी पढ़ाई करो। देखो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बाकी के सालों में क्या बोला जाता है, भाई एनसीईआरटी में से सब कुछ आता है, एनसीईआरटी में से सब कुछ आता है। तो आप एक बात बताओ, एनसीईआरटी तो बेसिक बुक है ना, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने एक बार ना पढ़े हो तो क्या आप उन्हें कर पाएंगे? वैसे सोचा जाए तो जैसे कहते हैं सब कुछ भाई हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में से ही आता है, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी तो देखा जाता है ना, कि भाई हर चीज एनसीईआरटी में से कैसे, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम्पलर का, कहेगा हाँ ये तो एनसीईआरटी में यही कॉन्सेप्ट तो लगे, क्या एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर है? लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आप पेपर में एक बार में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ लेना ठीक रहेगा। तो जो होगा तब देखी जाएगी, 10-15 मिनट में क्या जा रहा है। हो गया बच्चों? इरेज कर दूं? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो। हटा लो बच्चों। और पढ़ाई करो, खबरों पर बिल्कुल कोई ज्यादा मत जाओ कि पेपर होंगे इस साल कि नहीं होंगे, और सिलेबस रिड्यूस होगा क्या होगा, इन सब झंझटों में मत पड़ो। बस तुम लोग चुपचाप अपना पढ़ते जाओ, जो होगा तो देखिए, है ना। अब कई मुझे लग रहे हैं कि काफी वो रिलैक्स्ड हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आगे जो है समस्या पैदा होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 22 पर आ जाओ, पेज नंबर 489। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यूजिंग वेक्टर मेथड। हाँ बिल्कुल पेपर तो होंगे, सही बात है, ठीक बोले बेटा, अप्रैल में होंगे, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, टाइम है तो इसलिए पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है। सिलेबस तो अपना बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत पीछे हैं। एग्जाम्पल 22 कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x + y - 2z = 5, 3x - 6y - 2z = 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। वैसे बताऊं तो ऑफलाइन से कहीं जल्दी हमने सिलेबस कर लिया। अभी तक ऑफलाइन में इतना 1-2 चैप्टर अपने पीछे ही मैं रहता हूँ, हर साल की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन में बल्कि और जल्दी सिलेबस कर लिया। हाँ जी, वहाँ पे लिखने का टाइम देते हो ना सर आप? हाँ उसमें लिखने का टाइम होता है, बट ये भी तो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो अपना घर पे, ये भी तो सही है। यस सर। इसमें भी तो 10-12 मिनट तो तुम लोगों को देता ही हूँ। अब कोई समझना चाहे तो समझ ले, किसी को लिखना है तो लिख ले, मेरे हिसाब से समझना ज्यादा जरूरी है ना। 2x + y - 2z = 5, 3x - 6y - 2z = 7। इसमें इसने लिख दिया कि वेक्टर मेथड से करके दिखाओ, है ना। तो वेक्टर मेथड से कब होगा? जब ये इक्वेशन वेक्टर में कन्वर्ट होंगी। ये अपने पास हो गया बेटे प्लेन P1 और ये ले लिया हमने प्लेन P2, ठीक है। तो प्लेन P1 की वेक्टर इक्वेशन बन गई वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस j कैप - 2k कैप = 5। ध्यान दो, सही है। 2i कैप प्लस j कैप - 2k कैप = 5। प्लेन P2 वेक्टर r डॉट 3i कैप - 6j कैप - 2k कैप = 7। ये हमारा सेकंड प्लेन आ गया। इसके अकॉर्डिंग अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो वेक्टर n1 और n2 चाहिए। n1 कंसीडर कर रहा हूं P1 के लिए, तो वेक्टर n1 आ गया 2i कैप प्लस j कैप - 2k कैप, और वेक्टर n2 आ गया बच्चे 3i कैप - 6j कैप
और -2 k कैप। n1 n2 आ गए। आर क्यों नहीं आएगा परी? कार्टेशियन से आपने प्लेन की लिखी है वेक्टर इक्वेशन, तो क्या बताया था? एक्स वाई जेड वेक्टर आर प्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और 2 1 -2 n के स्केलर कंपोनेंट प्रेजेंट करते हैं। तो क्या बना? 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। समझ में आया? हाँ जी। वो तो सीधा अगर आपको n1 लिखना हो, जब उसने कहा वेक्टर मेथड, तो प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो वेक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब उसके बाद हम फिल्टर कर रहे हैं कि हमें जरूरत किस चीज की है। तो हमें n1 और n2 की जरूरत है। पहले बताओ तो सही कि इक्वेशन वेक्टर में होगी क्या, है ना? फिर उसके बाद आप लिखो। तो ये आ गया अपने पास वेक्टर n1 और वेक्टर n2। अब मुझे चाहिए एंगल बिटवीन प्लेन, तो cos थीटा क्या हुआ? वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन वेक्टर n1 मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर n2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। दिस इंप्लाइज cos theta is equal to n1 dot n2, 236 minus 6 plus 4 अपॉन n1 मैग्नीट्यूड, ये आ गया 4 1 4, n2 मैग्नीट्यूड 9 36 4। 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। ठीक है। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4, न्यूमरेटर में 4 आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया बेटे 8 और 1 9, 9 का रूट हो गया 3, 36 और 4 40, 49 और 49 का रूट हो गया 7। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 अपॉन 21, cos इनवर्स 4 अपॉन 21। ये हो गया बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो इजी है। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब इसने कोई मेथड नहीं लिखा। प्लेन P1 की जनरल इक्वेशन है 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, और प्लेन P2 की जनरल इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब यहां मेथड तो लिखा नहीं, तो सीधे अपने पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज a1 इज 3, b1 इज -6 और c1 इज 2, a2 इज 2, b2 इज 2 और c2 इज -2। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन फॉर्मूला cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर होल मॉड। ठीक है ना? अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। a1 a2 3 इंटू 2 6, b1 b2 -12 -4, a1 स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 4 4 और 4। इक्वेशन ठीक लिखी मैंने क्या? 2x प्लस 2y, एक मिनट बच्चों, 2x प्लस 2y माइनस 2z। ठीक है, करेक्ट।
नाउ cos थीटा इज इक्वल टू -6 और -4 -10 एंड होल अपॉन 36 और 4 40 और 9 49 का रूट कितना हो गया 7 4 4 8 और 4 12 और 12 का रूट कितना हो गया 4 3 12 2 रूट 3 2 5 10 यानी आफ्टर द मॉड आ गया ये 5/7 रूट 3 दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7 रूट 3 ठीक है 5 इसी को रैशनलाइज कर दो तो वही बन गया 5 रूट 3/21 ठीक है क्लियर बच्चों चेक करो 10 सेकंड है कोई डाउट है तो बताइए प्लेन का कंसेप्ट तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा पूछो बच्चों कोई डाउट नहीं इरेज कर दूं अब आ रहे बेटे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द प्लेन इसका भी फॉर्मूला ही याद करना है ठीक है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन एक प्लेन और पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है तो इसमें सबसे पहले लिखूंगा इजी फॉर्मूला कौन सा है ना अगर इजी फॉर्मूले की बात करो तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म सबसे ज्यादा आसान है वो आपको याद भी रहेगी वेक्टर में थोड़ी दिक्कत होगी ठीक है तो पहले हम कार्टेशियन ही करेंगे जो आपको याद रखना है सपोज ये अपने पास एक प्लेन हो गया अगर प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हो तब भी हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आता ही है कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली तो प्लेन की अपने पास जनरल इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी या माइनस डी इज इक्वल टू 0 ठीक है मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस होगा तो अपने आप प्लस को एडजस्ट कर लेता है इसलिए हमेशा फॉर्मूला प्लस में लिखा जाता है बाकी सब में जो लिखा है वो वेक्टर साथ में लिखी थी इसलिए लिख दिया बाकी आप माइनस भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं बस ये याद रखना है कि सारी क्वांटिटी लेफ्ट पे आनी चाहिए राइट पे 0 होना चाहिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है प्लेन की ठीक है अब इस प्लेन का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से बताना है सपोज पॉइंट ए है कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 ये आपको डिस्टेंस बताना और डिस्टेंस एक पॉइंट और प्लेन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन ठीक है तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वही सेम फॉर्मूला है बस इसमें क्या है कि एक z और आ गया है तो अपने पास बन गया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल मॉड
इजी है फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो जो हमने किया था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, वेक्टर n मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं r डॉट n कैप इज इक्वल टू स्मॉल d। अब यही प्लेन दे दिया आपको, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपके जो ये x1 y1 और z1 है ये 0 0 0 हो गए। जरा वो पुट करो 0 0 0, ये देखो कैपिटल D अपॉन क्या ये n मैग्नीट्यूड नहीं हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब अगर सिर्फ आपसे प्लेन का पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं कि आप यूनिट नॉर्मल फॉर्म बनाओ, आप सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता सकते हो। ठीक है, जीरो कब होगा बेटा डिस्टेंस, जीरो तब होगा जब ये ए प्लेन में ही लाई करेगा, तब जीरो हो जाएगा डिस्टेंस। जैसे मान लो ए और बी को इंसाइड कर जाए, यहाँ पे कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम पॉइंट बी, तो पॉइंट बी प्लेन में ही है तो डिस्टेंस इज जीरो। ठीक है, यही पूछना चाहते थे, क्लियर। अब देखो, अब आता हूं इसके वेक्टर फॉर्म पर। सेकंड, देखो वेक्टर फॉर्मूला कार्टेशियन से बनाएंगे। ओके, पहले क्या करा था, हमेशा वेक्टर निकाल करके कार्टेशियन बनाता था, बट इस फॉर्मूले के लिए ये आसान है, कार्टेशियन बहुत इजीली याद रहेगा, और वो कहता है बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला, तो आप इसकी हेल्प से तुरंत वेक्टर फॉर्मूला बना लेंगे। और क्या पूछा बेटा आपने, एक्स वाई जेड जीरो तब होगा, हाँ जब ओरिजिन होगा तभी बेटा जीरो हो सकता है, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। अब वेक्टर फॉर्मूले पर आते हैं, जो ये पासिंग पॉइंट x1 y1 और z1 है, इस पासिंग पॉइंट को आप कहते हैं कि ये पासिंग पॉइंट आपका स्मॉल वेक्टर ए है। पासिंग पॉइंट क्या है, स्मॉल वेक्टर ए। ठीक है, तो अब ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 कैसे आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, या हम स्मॉल एन ही लिख देते हैं क्योंकि आर डॉट एन की फॉर्म आपने पढ़ी है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन प्लस डी या माइनस डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डी या माइनस डी। वो इसलिए इसको कह रहा है कि अगर आप इस डी को रखेंगे राइट पर, ठीक है, तो आपको यहां माइनस डी करना है। मतलब अगर ये फॉर्म आ जाए, वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू कैपिटल डी, इस प्लेन की ये भी एक इक्वेशन मान लेते हैं हम, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग चलो तो डी को जब यहां लाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा ना। तो इसलिए ये फॉर्मूले में एनसीईआरटी लिखता है कि ए डॉट एन माइनस डी, ये इसे लिखता है। ठीक है ना, तो मैं दोनों ही फॉर्मूले में नेगेटिव शो कर देता हूं जो कि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। ठीक है ना, माइनस डी कर दिया तो डी आ गया यहां पर, होल अपॉन ये क्या चीज है बेटे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या एन का मैग्नीट्यूड नहीं है, ए आई कैप बी जे कैप सी कैप, वेक्टर एन मैग्नीट्यूड होल। अब देखो अगर इसमें कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब जो ये वेक्टर ए है वो है 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, नल वेक्टर इनटू एनी वेक्टर, खत्म, कैपिटल डी अपॉन एन मैग्नीट्यूड, यही है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो हम निकालते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गया। और जो ये मॉड लगाया वो इसलिए, जो ये माइनस डी है ये प्लस डी हो जाए, तो फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, चाहे वो ओरिजिन हो या कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, दोबारा समझो, वेक्टर फॉर्मूले में बेटा ax1 by1 cz1, सिर्फ इस पे ध्यान दो, आपका वेक्टर ए होगा, जो ये पासिंग पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आपने स्मॉल ए लिया, तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, क्या वेक्टर एन नहीं है, तो a डॉट एन यही वाली सिचुएशन तो शो करता है, ax1 by1 cz1, है ना। अगर मैं यहां पे कह दूं कि वेयर वेक्टर ए इज x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप,
ठीक है, और वेक्टर n इज ai कैप bj कैप प्लस ck कैप। अब चेक करो, a डॉट n ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को कार्टेशियन से याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो वेक्टर से कार्टेशियन बेटर है, बट ये फॉर्मूला कार्टेशियन से वेक्टर ज्यादा सही है मेरी राय में। बाकी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसको याद करना क्योंकि बहुत आसान है। ax1 by1 भाई प्लेन की इक्वेशन है, सब कुछ ले आए आप लेफ्ट पर, फिर उसके बाद सीधा पॉइंट पुट किया, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट निकाल करके डिवाइड कर दिया, आपको मिल गया डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है ना, वेक्टर समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट, अब आओ पेज नंबर 491, एग्जाम्पल नंबर 24 हम डिस्कस करते हैं। 24th एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 25 - 3 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दी गई बेटा? ये आपको दे दिया गया पॉइंट, इसको P मान लेते हैं, ठीक है, या A मान लेते हैं जैसे अभी फिगर में मेंशन किया। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास 2, 5 - 3, और जो प्लेन की इक्वेशन है वो हो गई वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4। कह रहा है इसका डिस्टेंस बता दो क्या आपका। ठीक है, तो हम समझ गए कौन सा रूल है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, तो मैंने बताया भाई हम प्लेन को कार्टेशियन में बदल लेंगे क्योंकि हमें वो इक्वेशन ज्यादा इजी लगती है। तो ये बन गया आपका 6x - 3y प्लस 2z - 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, ये प्लस भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आ गया? ठीक है, 6x - 3y प्लस 2z - 4, सबको समझ में आ गया? कार्टेशियन कन्वर्ट। नाउ द डिस्टेंस 6x1 - 3y1 प्लस 2z1 - 4 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर होल मॉड। ठीक, 6 into 2 12 minus 15 minus 6 minus 4 whole upon 36 plus 9 plus 4। 12 minus 15 minus 3 और minus 6 minus 9 minus 4 minus 13 और नीचे आ गया 7। After the mod it is 13/7। After the mod 13/7। एक मिनट बच्चों चेक करो इसका। ठीक है, चेक करो आंसर, और कोई डाउट है तो डिस्कस करिए। एग्जाम्पल 24 खत्म, अब बस लास्ट टॉपिक रह गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। हाँ जी बच्चों पूछो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, इरेज करूं?
एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। पहले मैं एक लाइन की इक्वेशन ले रहा हूं, लाइन डिनोटेड बाय एल, इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। लाइन की डायरेक्शन इसमें से कौन सा वेक्टर लेता है? वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए तो पासिंग पॉइंट है, उसका काम ही नहीं होता एंगल में, ये समझ जाओ। प्लेन लेते हैं हम पी, और प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब प्लेन की डायरेक्शन कौन लेता है? वेक्टर एन, यानी जो कुछ वर्किंग होनी है वो बी और एन के बीच में होनी है। ठीक है, ये समझ के रखो। ये अपने पास प्लेन पी हो गया। पहले वेक्टर में समझाऊंगा, ठीक है। कार्टेशियन में अपने आप ही समझ जाओगे, कुछ नहीं है इसके कार्टेशियन में। प्लेन की इक्वेशन अपने पास आ गई, वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। एक लाइन है जो इस प्लेन को किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तभी उनके बीच में एंगल बनेगा। तो इस लाइन के अपने पास इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर बी में है। अब एंगल की बात करूं तो वो ये एंगल बनेगा। भाई प्लेन पर कोई भी एक लाइन खींचनी होगी, तो जो उस प्लेन पर बनी हुई लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल होगा, वही एंगल कंसीडर होगा लाइन और प्लेन के बीच में, है ना। तो इस एंगल को हम सिंबल देते हैं फाई, करेक्ट। अब ये एंगल निकाले कैसे? तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से प्लेन का नॉर्मल बनाया, यानी परपेंडिकुलर बनाया। एक मिनट, अब इस बात पे ध्यान देना, जो ये परपेंडिकुलर आपने प्लेन पर बनाया, इस परपेंडिकुलर और वेक्टर एन जो कि ओरिजिन से आ रहा होगा, दोनों पैरेलल होंगे। जो यहां पे आप परपेंडिकुलर बनाएंगे पैरेलल होंगे ना। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि दोनों के डीआर्स बराबर हैं। ठीक है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या यही काम यहां नहीं करते? अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अगर वो वेक्टर बी के पैरेलल थी तो आपने प्रोपोर्शनल टर्म यूज नहीं किया, आपने सीधे वेक्टर बी लिख दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी वाली वैल्यू लैम्डा में चली जाती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया वेक्टर एन, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर एन हो गया, और इस लाइन की डायरेक्शन किस में है? वेक्टर बी में है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है थीटा, यानी वेक्टर एन और वेक्टर बी के बीच में आप एंगल को निकाल सकते हो। तो निकालते हैं। cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर एन मैग्नीट्यूड होल। क्या यही नहीं होगा cos थीटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, पहला वेक्टर है आपका वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर एन, इनके बीच में निकल गया। लेकिन हमें तो एंगल क्या चाहिए? हमें तो एंगल फाई चाहिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन चाहिए। अभी जो एंगल निकला है वो लाइन और लाइन के बीच में निकला है, यानी लाइन और नॉर्मल के बीच में निकला है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? बिकॉज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। नॉर्मल है तो 90 डिग्री बना। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, रेडियन मेजर अगर लिखना है तो। अब मैंने 90 लिख दिया तो उसी पे चल लेते हैं। ठीक है ना, कितना आ गया थीटा? 90 माइनस फाइव। दिस इंप्लाइज cos 90 डिग्री माइनस फाइव इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर एन मैग्नीट्यूड होल मॉड। और cos 90 माइनस थीटा
quadrant first, multiple of 90 is what? Cos change to sine. It is sin phi vector b dot vector n upon vector b magnitude into vector n magnitude whole mod. ये बच्चों आ गया अपने पास sin phi. सही है, करेक्ट. 90 माइनस थीटा, फाई को आप 90 माइनस थीटा कर सकते हो, लेकिन उसका हमें फायदा नहीं है क्योंकि हमें निकालना है फाई, तो हमें थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 90. ठीक है, हो सकता है फाई 90 माइनस थीटा, क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, बट उसे रिप्लेस कहाँ करेंगे, कुछ है ही नहीं अपने पास. हमें तो जो गिवन कंडीशन है उसको फाई में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आप थीटा को फाई में निकाल रहे हो. ठीक है, करेक्ट. तो साइन फाई कितना आ गया? वेक्टर बी डॉट एन, बी मैग्नीट्यूड एन मैग्नीट्यूड. सही है बच्चों. अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो आपके पास प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई. अगर प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0, यही बनेगी बेटा. लाइन की अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं तो x माइनस x1 अपॉन स्मॉल ए, y माइनस y1 अपॉन स्मॉल बी और z माइनस z1 अपॉन स्मॉल सी. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन. ठीक है, इस तरह से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया. अब मुझे चाहिए एंगल बिटवीन दीज टू, तो साइन फाई क्या हो गया? बी डॉट एन, ये रहा आपका बी, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप. ये रहा आपका एन, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप. तो कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. थोड़ा पोजीशन चेंज हो गई, क्या फर्क पड़ेगा, है ना. ये आपके पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई या नहीं? हाँ जी बच्चों, चलो 10 सेकंड है, अच्छी तरीके से समझ लो. कोई क्वेश्चन दिमाग में बनता है तो पूछो और स्क्रीनशॉट भी ले लो. फिर अभी मैं तुम लोगों को कंडीशन समझाता हूँ इसकी. बेटा जो प्लस डी और माइनस डी है वो मैंने इस वजह से कर दिया कि मैं जब यहाँ डी यूज कर रहा हूँ और फिर इसको अगर मैं कार्टेशियन में बदल रहा हूँ तो डी को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन ना बने, इसलिए मैंने ऐसे किया. बाकी प्लस डी भी हो सकता है, माइनस डी भी हो सकता है, फॉर्मूला डिफाइन करते हुए. ठीक है ना. कार्टेशियन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने पूरा चेंज करके राइट पर सिर्फ 0 रखना है. अब डी जो मर्जी बने, चाहे प्लस बने चाहे माइनस बने, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके और कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात? इरेज कर दो बच्चों, या कोई है और डाउट तो पूछो. ठीक है, अब मैं सिर्फ लेफ्ट साइड हटा रहा हूं. लेफ्ट साइड में ये फिगर हटा रहा हूं. अब हमने समझना है कंडीशन. जैसे आपने पढ़ा कि भाई प्लेन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशनशिप है. प्लेन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशनशिप है. लाइन और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन है. लाइन और लाइन पैरेलल है तो रिलेशंस है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर प्लेन और लाइन की बात की जाए तो रिलेशंस कैसे बनेंगे. पहली कंडीशन, और इसे फिगर से मैं समझाऊंगा. इफ प्लेन इज पैरेलल विद लाइन, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है, ये अपने पास हो गया बेटा प्लेन
और ये फिगर हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये प्लेन P हो गया और ये लाइन आपके पास L हो गई, तो लाइन और प्लेन पैरेलल है। हमें रिलेशनशिप चाहिए, तो रिलेशनशिप कहाँ होगा कि भाई वेक्टर B और वेक्टर N में क्या रिलेशनशिप होगा। तो जरा अब आप प्लेन का नॉर्मल देखो, ये हो गया आपका वेक्टर N और इसे समझो वेक्टर B, है ना, लाइन की डायरेक्शन यही लेता है। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो वेक्टर N और वेक्टर B में क्या रिलेशनशिप है, वेक्टर N और B का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0, है ना। प्लेन पैरेलल टू लाइन यानी वेक्टर N एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर इसे कार्टेशियन में करें तो ज्यादातर कार्टेशियन में से याद रखिए कि प्लेन पैरेलल विद लाइन इफ एंड ओनली इफ कैपिटल A इंटू स्मॉल a, कैपिटल B इंटू स्मॉल b, कैपिटल C इंटू स्मॉल c इज इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा इस रिलेशन का इस्तेमाल होता है। अब देखो कंफ्यूजन कहां बनती है, जब प्लेन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो drs प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो drs के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। लाइन और लाइन जब पैरेलल होती हैं तो drs प्रोपोर्शनल होते हैं और परपेंडिकुलर होती हैं तो drs के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। यहां उल्टा हो रहा है, लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो drs प्रोपोर्शनल नहीं है, drs के प्रोडक्ट का सम 0 है। क्यों है वो देखो आप। तो ये समझ लो जब सेम होंगे तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0, और जब डिफरेंट होंगे, डिफरेंट का मतलब प्लेन और लाइन होंगे, ठीक है, और अगर वो पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0, और परपेंडिकुलर होंगे तो drs प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन हो जाता है। दूसरा देखो, इफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब यहां कंडीशन देखो, ये हो गया अपने पास प्लेन, ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर n, और ये हो गई लाइन, ठीक है। अब ये दोनों है पैरेलल, पैरेलल है तो दोनों के drs यानी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, ये वेक्टर b हो गया। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनके drs प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको भी कार्टेशियन में याद रखिए, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, कैपिटल B अपॉन स्मॉल b, कैपिटल C अपॉन स्मॉल c। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये उन क्वेश्चंस के लिए है जो हमने किया था, अ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, ठीक है, एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, अ प्लेन इज पैरेलल विद दैट प्लेन, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चंस बनते हैं 3D में, जो जैसे इसमें से हटा दिया गया कि एंगल हम ना पढ़ें तो वो एंगल तो छोड़ देगा, बट ये कहेगा कंडीशन तो आपको आनी चाहिए। तो भाई कंडीशन कैसे आएगी, जब एंगल पढ़ेंगे तभी तो कंडीशन आएगी, ठीक है, तभी कोई बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। फिर तो बस एक ही क्वेश्चन रह गया, वही वाला, अ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन एंड पासेस थ्रू 1 1 1, या कोई अदर पॉइंट दे देगा, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। बस वही एक क्वेश्चन बचता है अगर ये सब ना पढ़ो तो। सर यहाँ P और L परपेंडिकुलर कैसे हैं, ठीक है, प्लेन और लाइन, पहली केस पैरेलल है और दूसरा केस क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, कि भाई ये दोनों, मैंने क्या बताया था, प्लेन इज परपेंडिकुलर विद लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है बेटा, इसको आप प्लेन में ले आइए, मुझे लगता है इसलिए कंफ्यूजन हो गई, जो मैंने इसे बाहर कर दिया, इसको हटा देता हूं। अब देखो ये लाइन बी, अब ठीक है, ये हो गया आपके पास वेक्टर बी दैट इज लाइन। अब लाइन और प्लेन में क्या रिलेशनशिप है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल यानी दोनों के जो drs प्रेजेंट करने हैं वो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो b और n क्या हो गए, पैरेलल। अब ठीक है, समझ गए, वो मैंने बाहर कर दिया था तो शायद नहीं पता चला होगा।
हाँ जी परी, समझ में आ गया? कंफर्म करो। ओके चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, अब इन रिलेशन में से कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी अब पूरी की पूरी 3D खत्म हो गई, मैंने कुछ नहीं छोड़ा 3D में। ठीक है, अब बस हमने क्वेश्चंस करने हैं अलग अलग तरीके के। पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। ठीक है, सेकंड कंडीशन में ये कहा बेटा कि अगर प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे हो गया, ये प्लेन हो गया, प्लेन पर ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, जो प्लेन का नॉर्मल यानी वेक्टर n है वो तो प्लेन पे परपेंडिकुलर ही होता है। अब n एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, एक प्लेन पर, जैसे मान लो ये हो गया, ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये तो खैर यहां नहीं दिख रहा है, रुक जाइए इस पे ले लेते हैं। जैसे मान लो ये प्लेन हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, रुको अटक नहीं रहा, देखते हैं जरा क्या बात है इसमें, तो कोई और सरफेस लेनी पड़ेगी। अब ठीक है, ये देखो, ये हो गया अपने पास प्लेन, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये प्लेन हो गया, ये आपके पास वेक्टर बी हो गया, ये उसका नॉर्मल हो गया। अब वेक्टर बी और नॉर्मल में क्या रिलेशनशिप है, दोनों क्या पैरेलल नहीं हो गए, यानी नॉर्मल तो वेक्टर एन है और वेक्टर बी आपका लाइन है, तो वेक्टर बी और एन हो गए पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके डीआर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। समझ गए, ये हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हटा दूं, समझ गए? और ये आपके पास प्लेन है, सरफेस। ठीक सृष्टि, कोई दिक्कत? इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब बढ़ते हैं 11.3 के डाउट्स पर। पहले डाउट्स करेंगे फिर मिसलेनियस पर आएंगे। अब मिसलेनियस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर की भी और 3D की भी। और वेक्टर और 3D दोनों का असाइनमेंट आप लोग देख लेना और स्टार्ट कर दो असाइनमेंट करना। ठीक है, अभी मैं खैर कोई होमवर्क नहीं बता रहा हूं, बट तुम लोग स्टार्ट करो अब करना, क्योंकि अभी तो तुम लोगों को ये पूरा मिसलेनियस कंप्लीट करना है। बच्चे ने प्रॉब्लम पूछे हैं क्या क्या है, 11.3 का सेकंड, 7th, 8th, 6th, 11th। ओके बेटा, और कोई बच्चा कुछ पूछे? एक्सरसाइज 11.3 पर आ गए। इलेवन पॉइंट थ्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 7 unit from the origin। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बेटे, तो इस प्लेन का डिस्टेंस तो 7 यूनिट हो गया ओरिजिन से। जब ओरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है तो इसका मतलब वो स्मॉल डी है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर कितना है, वो है 3i कैप प्लस 5j कैप और -6k कैप। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का कंसेप्ट है तो अपनी इक्वेशन होनी चाहिए वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल फॉर्म के लिए बच्चों n कैप चाहिए, n कैप इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर n अपॉन n मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर n अपने पास हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप अपॉन n मैग्नीट्यूड 9, 25 प्लस 36। ठीक है ना, तो 36 और 25
61, 61 और 90, 70 हो गया ना। एक बार और कर लेते हैं। 20, 20 और 3, 3 to 5 to 7, 70, 7 10 या 70, कुछ बाहर आने वाला नहीं है। तो ये आ गया 3/√70 आई कैप, 5/√70 जे कैप, -6/√70 के कैप। ठीक है, तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं r डॉट एन कैप। वेक्टर r डॉट एन कैप हो गया 3/√70 आई कैप, 5/√70 जे कैप, -6/√70 के कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी आपको दे ही रखा है, स्मॉल डी आपका 7 है, तो यहाँ 7 ही लिखना है आंसर। चेक करना बेटा आंसर। सेकंड तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। कुछ गलत आ रहा है क्या आंसर? मैच करो जरा, तो वेरीफाई करो सही है कि नहीं। हाँ जी बच्चों, आ रहा है आंसर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x plus y minus z is equal to 5. 2x plus y minus z is equal to 5। कह रहा इंटरसेप्ट बताओ। अब इंटरसेप्ट आप तब बता सकते हैं जब इस प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म आप बना लो। तो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। करेक्ट। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो देखो राइट पे क्या है, राइट पे 1 है और वहां राइट पे क्या है 5। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। पहली फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई x y z के न्यूमरेटर में सिर्फ x y z आ रहे हैं, बट यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ तो ठीक है बट माइनस आ रहा है, तो आपने किया x अपॉन 5/2, फिर से रीअरेंज करके लिख दिया y अपॉन 5 प्लस z अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a represent intercept with x-axis a 5/2, b represent intercept with y-axis यानी b is equal to 5, c represent intercept with z-axis यानी c is equal to -5। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 7 के बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 3 on y-axis and parallel to ZOX plane। ठीक है, तो पहले इसको हम प्रॉपरली समझेंगे, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे कि भाई एक नंबर का आया तो हम सीधे इक्वेशन लिख सकें, और ना याद रहे तो हमें टेक्निक आनी चाहिए x y z। अब जो ZOX प्लेन है वो कौन सा है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से तुम लोगों को हिंट के लिए बना रहा हूं, बाकी इसकी लिमिट तो कुछ होती नहीं है, अभी बना दिए कि ये आपका ZOX प्लेन। कह रहा एक प्लेन है जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है 3 और पैरेलल है ZOX प्लेन के। ठीक है, पैरेलल किसके है? ZOX प्लेन के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए कुछ तुम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर ली कि क्या ऑब्जर्वेशन हुई होगी। पैरेलल सिचुएशन देख ली सबने या नहीं? ये ऐसे दो जैसे लग गए पैरेलल प्लेन, एक ZOX हो गया जिसके वो पैरेलल है, और एक अपने पास हो गया y एक्सिस को कट करते हुए निकल रहा है।
और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट है 0 3 0, क्योंकि वो 3 पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक बेटा, करेक्ट। अब आप जरा ये ध्यान दो कि जो ये ओरिजिन से लाइन आ रही है, ध्यान देना बच्चों, जो ये ओरिजिन से लाइन आ रही है, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगी? तभी तो पैरेलल होगा, है ना। जेड एक्स प्लेन के पैरेलल तभी होगा जब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये मैं नाम दे देता हूं ए। अब जरा ध्यान दो, OA की लेंथ कितनी होगी? 3 यूनिट पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो क्या OA 3 यूनिट नहीं होगा? इसका मतलब इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है? 3 यूनिट है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। और पासिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 3 0। पासिंग पॉइंट इसके 0 3 0 हो गए। तो कह रहा है बताओ इस प्लेन की क्या इक्वेशन होगी? ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। अब आप बताइए वेक्टर n इसका कितना होगा? वेक्टर n की अगर मैं बात करूं तो वो है drs ऑफ वेक्टर OA। निकालो जरा, drs ऑफ वेक्टर OA। वेक्टर OA के drs कितने होंगे? या चलो एक और टेक्निक बता सकता हूं इसकी, एक और शॉर्टकट हम कर सकते हैं। पहले ये वाला करते हैं नॉर्मल फॉर्म, फिर तुम लोगों को दूसरा ही बताता हूं। drs ऑफ वेक्टर OA x2 माइनस x1 यानी 0, y2 माइनस y1 यानी 3, z2 माइनस z1 यानी 0। क्या ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C नहीं निकल गए? तो वेक्टर n क्या हुआ? अगर मैं वेक्टर n की बात करूं तो वो है 0 i कैप 3 j कैप प्लस 0 k कैप। या मैं सीधे कह देता हूं मैंने वेक्टर OA निकाल दिया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 z कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यही आपका नॉर्मल है, नॉर्मल निकल गया। लेकिन इस इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? n कैप चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है। n कैप कितना हुआ? वेक्टर n अपॉन वेक्टर n मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर n कितना हो गया? ये तो हो गया 0 i कैप 3 j कैप 0 k कैप। जरा n मैग्नीट्यूड निकालो तो वो 3 हो गया, है ना। 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल रूट, करेक्ट। 0 अपॉन 3 0 यानी 0 i कैप, 3 अपॉन 3 1 यानी j कैप, 0 k कैप। ये आपने n कैप निकाल लिया। बिकॉज इक्वेशन इज वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू स्मॉल d, देयरफॉर वेक्टर r डॉट n कैप 0 i कैप j कैप 0 k कैप इज इक्वल टू 3। सही है। अब जरा कार्टेशियन इक्वेशन देख लीजिए। दिस इंप्लाइज अगर r को लिख दो x i कैप y j कैप z k कैप, i विद i 0, z विद z 0, सिर्फ क्या बचा? j विद z यानी y इंटू 1 y इज इक्वल टू 3। अब बुक के पीछे जरा आंसर देखो, यही आंसर है, y इज इक्वल टू 3। सही है। तो अब इसका शॉर्टकट क्या बनता है? अगर कोई भी प्लेन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करे और अपने सामने वाले प्लेन के पैरेलल हो तो जो ये इंटरसेप्ट है वही हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अगर मान लो प्लेन x एक्सिस को इंटरसेप्ट करे और z o y के पैरेलल हो तो क्या इक्वेशन बनेगी? x इज इक्वल टू 3। मान लो प्लेन z एक्सिस पर इंटरसेप्ट करे और x y प्लेन के पैरेलल हो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? z इज इक्वल टू 3। ये इसका शॉर्टकट हो गया और ये आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। और भी मेथड है इसका, एक और समझाता हूं। दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यह है कि प्लेन का एक पासिंग पॉइंट मिल गया आपको। अब प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट 0 3 0 यानी x1 y1 z1 मिल गया। तो कौन सी इक्वेशन है बेटे? प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ध्यान दो, ये रहा आपका कैपिटल ए, यानी जो ये परपेंडिकुलर के डीआरस होंगे ओए के वही तो कैपिटल ए बी सी होंगे। 0 हो गया कैपिटल ए,
3 हो गया कैपिटल बी और 0 हो गया कैपिटल सी। व्हाट इज द इक्वेशन? और ये वाली कंडीशन देखो, कैपिटल ए एक्स माइनस x1, कैपिटल बी वाई माइनस y1, कैपिटल सी z माइनस z1 0। यही तो हमने पढ़ी थी ना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through a given point and perpendicular to the given vector or line। ठीक है, this implies value of capital A is 0, x minus x1 is 0, value of capital B is 3 और y minus y1 यानी 3, कैपिटल C 0, z माइनस z1 is 0। ये देखो, ये भी 0, ये भी 0, और ये आ गया 3 इंटू वाई माइनस 3 0, 3 0 के नीचे हुआ 0, y माइनस 3 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। हो गया प्रूफ। देखो, कम में हो गया, ज्यादा में थोड़ा हो, आपकी मर्जी है कौन से मेथड पे आप जाओगे। ठीक है, 12 सेकंड तुम लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से ये सारी चीजें समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ, और सबसे ज्यादा आप इसको समझो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी मेथड के थ्रू आप जा सकते हो। अब ये डिसाइड करोगे कौन सा आपको इजी लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सेकंड मेथड बेस्ट मेथड है इसके लिए। अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। जैसे ही तुमको पासिंग पॉइंट दिखे, समझ जाओ वही इक्वेशन सबसे अच्छी रहेगी और उसी को अप्लाई करो। ठीक है, फिर 9th पढ़ाने चल रहा हूं। 9th भी किसी का डाउट है ना? 2, 7, 8, 6 एंड 11। ठीक है, 2, 7 हो गया बेटा, 8 हो गया, और क्या पूछा बच्चे ने? 6 नहीं किया मैंने ना। ये तो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन बच्चे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। 6 तो कर लोगे। ठीक है, खुद करना, सिंपल है। इरेज कर दूं बच्चों, कोई डाउट? चलिए इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पर आते हैं। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड पॉइंट 2, 2, 1। कह रहा आपको एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है। सेम एग्जांपल ही है, बाकी हो सकता है तुम लोगों के कैलकुलेशन गलत हो रही हो। ये आपके पास दो प्लेन हो गए और फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो गई, कार्टेशियन में गिवन है, P1 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है प्लेन की बेटा,
प्लेन P2 की जनरल इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through intersection of these two plane or line of intersection of the plane. और इस प्लेन का जो पासिंग पॉइंट दे रखा है आपको दे रखा है 2 2 1. कह रहा बताओ प्लेन की क्या इक्वेशन होगी. तो पहले हम प्लेन की जनरल इक्वेशन बनाएंगे इंटरसेक्टिंग फॉर्म वाली, इन कार्टेशियन फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्लेन यानी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये किस प्लेन की इक्वेशन बनी है जो मैंने डॉटेड से मेंशन किया, ये इसकी इक्वेशन बनी है. ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई 2 प्लस लैम्डा इंटू जेड प्लस माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. यहां तक आ गए. अब अगला काम है प्लेन की इक्वेशन के लिए लैम्डा को निकालना. लैम्डा के लिए हमेशा सेकंड सिचुएशन होगी. ये तो बहुत ही इजीएस्ट सिचुएशन है कि भाई ये पॉइंट कितना हो गया, 2 2 2 से पास कर रहा है. अगर यही क्वेश्चन कह देता द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस प्लेन इज 2 यूनिट. अब देखो क्या चाहिए कॉन्सेप्ट, प्लेन की इक्वेशन आपने निकाल ली, अब इसका डिस्टेंस कहां से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए. तो आपने ओरिजिन का मतलब x y z आपका 0 0 0 हो गया, ओरिजिन वाला वो फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट. दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन. अब वो प्लेन की इक्वेशन दे देगा, ये आपका प्लेन है, एक और प्लेन पर वो परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों प्लेन के डीआर्स के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0. तो इसके डीआर्स क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x y और z, और उसके डीआर्स ऑलरेडी रहेंगे, उनके प्रोडक्ट का सम कर दिया 0, यू गेट लैम्डा. तो लैम्डा निकालने के लिए वो जितनी सिचुएशन अभी आज पढ़ी है वो सब आती है. ठीक है, तो अब मैं यहां पर, ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज प्लेन passes through 2 2 1, therefore this coordinate satisfy the equation of plane. 3 plus lambda into 2 minus 1 plus lambda into 2 और 2 plus lambda into 1 और प्लस माइनस 4 into minus 2 lambda is equal to 0. सॉल्व करिए. 2 3 6 plus 2 lambda minus 2 plus 2 lambda plus 2 plus lambda minus 4 minus 2 lambda 0. 2 lambda और 2 lambda 4 lambda 5 lambda 5 lambda minus 2, ये आ गया अपने पास 3 lambda. दिख रहा है ना, ठीक है. 6 minus 2 4, 4 और 2 6, 6 minus 4 कितना हो गया बेटे, 2 plus 2 is equal to 0. Now lambda is equal to minus 2 by 3. ये अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ गई और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में आप लैम्डा डाल दीजिए, मैं भी पुट कर देता हूं. 3 माइनस 2 बाई 3 लैम्डा, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, सॉरी बाहर एक्स आ गया, माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 वाई और 2 माइनस 2 बाई 3 z, x y z माइनस 4 और प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 0. देखते हैं 9 माइनस 2, ज्यादातर क्या करो डिनोमिनेटर कभी मत सॉल्व किया करो, सीधे ले जाके 0 कर देना. 9 माइनस 2 7 बाई 3x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बाई 3y 6 माइनस 2 4 बाई 3z और 12 माइनस 4 8 बाई 3 इज इक्वल टू 0. टेकिंग ऑल 3 कॉमन, ये आ गया 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0. चेक करके मुझे बताओ इसका आंसर मैंने ठीक निकाला है, वेरीफाई करो.
चेक किया बच्चों आंसर? आंसर वेरीफाई करो, ये इंतजार मत करो कि कोई बता देगा, मेरे पास आंसर शीट नहीं है, ठीक है? कि मेरी किताब की हालत बहुत खराब है, ये देखो, ठीक? हाँ, तो इसलिए आंसर बताओ जल्दी। और इस कॉन्फिडेंस में मत जीना कि सर क्या गलत होगा, सर का सही होगा, बहुत गलत करता हूं मैं। हाँ जी, सबकी किताबें खराब हो गई क्या मेरी तरह ही? जल्दी करो आंसर। ठीक है सर। हाँ, इतनी देर में क्यों सारे जगते हो? मुझे लग रहा सो रहे हो। अमेजॉन प्राइम तो नहीं चल रहा? वही चल रहा था सर, बस अभी बंद करा है। अभी ऑन करा है? पिटाई पिटाई करूंगा घर पे आकर के ही। नहीं सर, अभी क्लास में मतलब वही चल रहा था। अभी तक वही चल रहा था, अब क्लास में आया तू? अरे मजाक कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, 9 हो गया, और नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, सारे सो रहे हो ना, एक बच्चे ने बेचारे ने आंसर दिया कि हाँ सही है। अब सोना सर नहीं? बच्चे दूसरों का इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इंतजार मत करो कि कोई कर देगा यार, हम उंगलियों को क्यों तकलीफ दें, एक्टिव रहा करो। इसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ आ गया परपेंडिकुलर वाला, देखो इसमें कोई डाउट हो तो फिर मैं 11th कराता हूँ। 11th भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नाइन्थ और 10th सेम है, अब 11th पर आते हैं। खूब पढ़ाई करो जम करके। आने वाले टाइम में सबसे होशियार तुम ही लोग होगे, समझ लो, जो इस वक्त पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आने वाली पढ़ाई है वो बहुत इजी हो जाएगी, पता है? तो इसलिए ध्यान रखो। जब हम लोग 9th में थे, तो जो लॉग वाला सेक्शन है वो 9th क्लास में था, लॉगरिथम, पूरी टेबल वगैरह हमने 9th में पढ़ ली थी लॉग की। अब सोचो, अब 11th में भी नहीं पढ़ाते लॉग फंक्शन, लॉग टेबल, 9th में थी तब। 3 किताबें 11th क्लास में थी, पतली पतली थी लेकिन 3 किताबें थी, अलग अलग चीजें थी वहां उन सब में। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत ही ज्यादा थी उस वक्त। अब वही चीज देखो बार बार लाते हैं, कभी सप्लीमेंट्री में लाते हैं, कभी कहीं लाते हैं, तो इसलिए जो इस वक्त पढ़ जाएगा वो आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए, इसलिए पढ़ाई करो सभी। हटा रहा बेटा, इरेज करो, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है किसी को। अब 11th में आते बच्चों। 11th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। और जितनी मैं फिगर बना रहा हूं बेटा, ये फेयर फिगर नहीं है, बस ये समझने के लिए है, ना तो इनके नंबर मिलेंगे ना इनके नंबर कटेंगे, आप भी एग्जाम में जरूर इन्हें बनाएं, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। कह रहा आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाए। मैंने बताया था इसमें कोई फर्क नहीं है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, बताया था ना, कि चाहे वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन बोले या सिंपल इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन बोले, एक ही बात। ठीक है? और हमें प्लेन की इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड। प्लेन P1 की इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और सेकंड प्लेन की इक्वेशन है 2x
प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। आपको जो ये डॉटेड प्लेन बना रहा हूं इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाई, जनरल इक्वेशन तो हमें पता है कि फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम सेकंड। अब लैम्डा निकालने के लिए इसने क्या सिचुएशन दी, अगली देखो, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जो ये डॉटेड प्लेन है बेटा वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। एक मिनट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की फिगर है, समझने के लिए कर सकते हैं। और इस प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। कह रहा बताओ इस डॉटेड प्लेन की, इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is passes through line of intersection of these two plane and perpendicular to that plane। कह रहा बताओ क्या इक्वेशन है इसकी। तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लेन यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई और 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड प्लस माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। बना लिया बेटा। अब ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन आपको सेकंड गिवन होगी, चाहे वो पासिंग पॉइंट हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, उसके अकॉर्डिंग अब आपको हैंडल कर लेना है। बिकॉज प्लेन इज perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0। therefore अब कंडीशन समझ गए, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। जो हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली उसके डीआर्स कौन से हैं, ये रहा ax by cz, और जिसपे परपेंडिकुलर उसके डीआर्स बेटे कोफिशिएंट ऑफ x1 -1 1, दोनों के प्रोडक्ट का डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 0। ठीक कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज इट इज 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 0। 4 to 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 लैम्डा। -1 plus 1 0, it is +1। this implies lambda is equal to -1/3। now from first 1 plus -1/3 1 minus 2/3x, ठीक है, प्लस 1 -3/3, यही रहने देते हैं, 1 minus 3/3y प्लस 1 minus 4/3z प्लस -1 plus 5/3 is equal to 0। सिंप्लीफाई करूं बेटा तो 1/3x प्लस 0y प्लस -1/3z प्लस 2/3 0, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो अब अपने पास वैल्यू आ गई x प्लस 0y माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखना बेटा, आंसर चेक करो।
तो शायद जितनी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछी थी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 12, 13, 14 ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई करना बच्चों, सही आ रहा है आंसर? ठीक है, क्लियर? तो अब मिसलेनियस पे जाने से पहले अगली क्लास के लिए मैं कोई खास होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बस ये 12, 13, 14 कंप्लीट कर लेना और पीछे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कि भाई वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट हुआ है, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट हुआ है, इस तरीके से आप सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस बहुत अच्छी समझ में आएगी और क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस में से ही ज्यादा आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्लास एंड कर दूं या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ले लिया सर। ठीक है बच्चे, चलिए यस सर। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, सभी अपना बहुत ध्यान रखो। बाय सर। बाय बेटा।